हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मॉक टेस्ट। दोस्तों, यदि आप दरोगा भर्ती, जेल वार्डन भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, लेखपाल जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर एक टेस्ट डेली सामान्य हिंदी से रिलेटेड दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही उसके पीडीएफ फाइल भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो आप हमारे साथ एक तो ऑनलाइन आकर टेस्ट को दे सकते हैं, या फिर आप बाद में देना चाहते हैं। भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लें। एक तो बेनिफिट पीडीएफ का हो गया, दूसरा वो कमेंट करके भी हमें अपने आंसर्स भेज सकते हैं। दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट आप सभी को दिए जा रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, किसी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बस आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है, इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर है 7, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 37, टाइम रहेगा 20 मिनट के अप्रॉक्स में, यानी लगभग 1-2 मिनट ऊपर भी हो सकती हैं और 1-2 मिनट नीचे भी, यानी जल्दी भी समाप्त हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, जल्दी से बताइएगा कौन सा शुद्ध है। यदि इसके लिए आपने आंसर किया है परिच्छेद, सी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ये परिच्छेद तो गलत है ही, क्योंकि आधा च आएगा, याद रखिएगा। मन है कामना, यहाँ पर मनोकामना लिखा हुआ है तो इसका लिखा जाएगा मन है, यानी विसर्ग वाला और प्लस कामना। ये बिल्कुल शुद्ध है। कामना ये लिखा जाता है, मनोकामना ऐसे, ठीक है, हम लिखते ही हैं। और उपरोक्त नहीं होता है दोस्तों, उपयुक्त होता है। कैसे? उप, यू, अधिक और रेस, मतलब ये पे रेवड़ेगी तो उपयुक्त, ऐसे बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। सवाल नंबर 2, अशुद्ध शब्द आप सभी को छांटना है। अशुद्ध का मतलब गलत छांटना है। मनोहर भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। निश्चल भी, निस्तार भी सही है। ये मते क्या, ये गलत है दोस्तों। ये कैसे लिखा जाता है बिल्कुल शुद्ध? तो ये लिखा जाता है मैं तय आई की मात्रा होती है और कै है, यानी यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं, यहाँ पर एक मात्रा है, लेकिन एक नहीं, इस पर 2 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा मतक्य पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक गेय काव्य है। सवाल नंबर 3, कौन सा एक गेय काव्य है। दोस्तों, राइट आंसर इसके लिए बी ऑप्शन, बीसल देव रासो। इनमें से एक गेय काव्य है। इस बीसल देव काव्य की रचना, ठीक है, जो कि एक गेय काव्य है, इसकी रचना कब हुई थी? 1155 में हुई थी, याद रखिएगा। 1155 में किसने की थी? तो याद रखिएगा नरपति नाल्य ने की थी इसकी रचना, ठीक है। बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल्य ने की थी और पृथ्वीराज रासो की रचना चंदर बरदाई ने की थी। तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कौन सा एक गेय काव्य है? वो है बीसल देव रासो, जिसकी रचना नरपति नाल्य ने 1155 ईस्वी में की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना दोस्तों चंदर बरदाई ने की थी। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संघ की राजभाषा, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंदी है वो भारत की कैसी भाषा है। तो याद रखिएगा राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो संविधान के किस भाग में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि, ठीक है भाई, आप सभी को पता है। और जो भारत की राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी, ठीक है। और संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख दिया हुआ है, कौन सा अनुच्छेद इससे रिलेटेड है, ये भी याद रखना है दोस्तों, याद रखिएगा। और आपका आंसर है सी ऑप्शन। किस किस का सही है देख लीजिएगा। संविधान के जो भाग 17 है इसमें वरीयता दी गई है हिंदी को, और आर्टिकल है 343। संविधान में कुल मिलाकर कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अनुसूचियां 12 हैं।
जो अनुच्छेद वर्तमान में लगभग हो गए हैं 465 के समथिंग में हो गए हैं। जब संविधान शुरुआत में बना था उसमें हमें दोस्तों 395 थे, और मूल रूप से अभी भी 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन उसके कै खे गए करके भाग दोस्तों डेवलप कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक पॉइंट यहां से आप लोगों को याद रखना है, हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को ये दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 11 वर्ष का समय किसकी प्रमुख रचना है? 11 वर्ष का समय ये किसकी प्रमुख रचना है? इसके लिए भी 5 से 6 सेकंड का समय है, जैसे कि प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार आप सभी को रोजाना समय दिया जाता है। शाम के समय आप सभी का जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिसमें आप सभी को 35 से 40 क्वेश्चन कराए जाते हैं, फिर उनके फैक्ट भी कवर कराए जाते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर 100+ आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है, रोजाना, याद रखिएगा। तो एक महीने में लगभग 3000 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ये सोच लीजिए। ठीक है, रोज 100 हो गए, ठीक है भाई, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30, तो 30 दिन में कितने हो गए? फिर 3000 क्वेश्चन कवर करेंगे, याद रखिएगा। तो 11 वर्ष का समय किसकी प्रमुख रचना है दोस्तों? ये रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है 11 वर्ष का समय। और इनकी एक प्रमुख रचना और भी है, वो है चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि, याद रखिएगा, ये इनकी प्रमुख रचना है, चिंतामणि पूछी जाती है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, रामचरितमानस किस में लिखा गया है? देखिएगा, भाषा तो अवधी है, अवधी भाषा में लिखा गया है, लेकिन दोहा में, चौपाई में, दोनों में, छंद में, किस में लिखा गया है रामचरितमानस? तुलसीदास ने दोस्तों इसकी रचना की है, रामचरितमानस की। ठीक है, अवधी भाषा में ये लिखी गई है, याद रखिएगा। बहुत ही उपयोगी वीडियो है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, यदि आपको अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम देना है तो। ठीक है, तो रामचरितमानस दोस्तों किस में लिखा गया है? दोहा में भी, चौपाई में भी, यानी कि उपरोक्त दोनों। सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं? वैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं आपको मिलता है, हर जगह बरवे में 12 मात्राएं होती हैं। हाँ बिल्कुल बात सही है, 12 मात्राएं होती भी हैं। ठीक है भाई, चलिए इसके बारे में मैं और भी आप सभी को कुछ डिटेल से बताऊंगा। और जो रामचरितमानस थी दोस्तों, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की थी, उसमें कितने, ये भी पूछा जाता है, उसमें कुल मिलाकर कितने कांड हैं? तो जो रामचरितमानस है दोस्तों, उसमें 7 कांड हैं। वो कौन कौन से? सुंदरकांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड, बाल कांड। ठीक है दोस्तों, और एक होता है उसमें किष्किंधा कांड। लगभग 7 कांडों में पूरी की पूरी जो रामचरितमानस या फिर रामायण है वो विभक्त है। बरवे में कितनी मात्राएं होती दोस्तों? बरवे में 12 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। बरवे में दोस्तों 2 कंडीशन बनती हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 12। लेकिन दूसरे और चौथे चरण में इसकी में होती दोस्तों 7 मात्राएं। यदि आपको 12 मिले तो 12 आंसर कर देना, 12 ना मिले तो 7 मिलेगा, 7 आंसर कर देना। तो इसलिए मैं इसका आंसर करूंगा ए व बी दोनों। ठीक है भाई, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है ये। वैसे बरवे में 12 मात्रा ही सबसे ज्यादा आती हैं और 12 ही आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सवाल नंबर 8, मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी से। रोजाना आप सभी को एक टेस्ट मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों मैदान मारने वाले मुहावरे का अर्थ होता है जीत हासिल करने ला। भाई उसने तो मैदान मार लिया, उसने तो जीत हासिल कर ली, तो इसलिए राइट आंसर है सी ऑप्शन। अपना मैच करते रहिएगा कितने सही हो गए। इनमें से विस्मादी बोधक चिन्ह कौन सा है? ये वो क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है भाई, विस्मादी बोधक चिन्ह कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों इसके लिए सी आंसर, विस्मादी बोधक।
ठीक है, हाय अरे उसकी तो भैंस खो गई, उसकी तो लड़की भाग गई, उसकी तो बहन भाग गई। ठीक है, ऐसे जो चिन्ह लगते हैं, ठीक है भाई, उसकी तो मतलब माता जी खत्म हो गई, हाय हाय करके जो लगते हैं, यानी विस्मादी बोधक दुख का जो संकेत देते हैं। तो ये वाला विस्मादी बोधक हो गया दोस्तों, और ये वाला हो गया क्या, ये वाला हो जाएगा प्रश्नवाचक। ये आप जानते हैं प्लस का है। और ये दोस्तों किसका चिन्ह है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वैसे सनाव वगैरह जो लिखते हैं इसी के साथ में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट। नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न, सवाल नंबर 10। सही आंसर है दोस्तों नव। अब 9 का आंकड़ा सा आ रहा, भाई 9 का आंकड़ा आ रहा, गिनती सी आ रही, जहां पर गिनती आएगी वहां पर कौन सा हो जाएगा, दिगु। यहां पर दिगु यानी 2 का आंकड़ा आ रहा है। तो दिगु समाज में दोस्तों हमेशा क्या आती है, हमेशा संख्या आती है, संख्या वाचक होता है दिगु समाज। तो नवरत्न में कौन सा समास है, दिगु समास। सी आंसर सही है भाई सबका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस में द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। भाई एक तो योजक चिन्ह द्वंद्व समास की पहचान होती है, दूसरा ये और पर टूटता है, किस पर, और पर। ये दो कंडीशन होती हैं इसकी। आप तोड़ कर देख लीजिए, इनमें से किस में द्वंद्व समास है, ये आप मुझे बता दीजिए। योजक चिन्ह होता ही है, कंपलसरी है, कुछ कुछ में नहीं होता, वहां हमको और पर तोड़ कर देख लेना। अब दोस्तों माता पिता में भी है, क्योंकि योजक चिन्ह सीताराम में भी, राधा कृष्ण में भी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, इनमें से किस में यण संधि है, यण संधि। आप लोगों को पहचान होगी यण संधि। यण संधि क्या होती है दोस्तों, य रे ले वे के साथ में आधा अक्षर चलता है। ठीक है, यण संधि में भी आधा अक्षर। तो इसमें किसमें देखिएगा, इसमें भी यद्यपि में भी आधा अक्षर है। अध्ययन यानी ये रेलवे के साथ में यण संधि में आधा अक्षर, देखिए आधा अक्षर है, यहाँ पर भी आधा अक्षर है, इसलिए राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, दुखिया में कौन सा प्रत्यय है, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, दुखिया में कौन सा प्रत्यय है, सवाल नंबर 13 है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा भाई सभी फ्रेंड्स, हाथ जोड़कर अनुरोध है आप सभी से, और एक बार बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आज की इस वीडियो का लाइक है केवल और केवल 40 लाइक का, ठीक है भाई, सभी लोगों को लाइक करना है प्लीज। दुखिया में कौन सा प्रत्यय है, तभी बनाऊंगा आप सभी के लिए रोज एक मूक टेस्ट, वो भी अच्छा वाला। तो राइट आंसर दोस्तों दुखिया में प्रत्यय है इया। प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के अंत में जुड़कर काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं या फिर वाक्य की शोभा बढ़ा देते हैं। अगला है, बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है, बहिर्मुखी, सवाल नंबर 14। वीडियो पसंद तो आ रही होगी पक्का, 100% बता रहा हूँ आप सभी को, और पीडीएफ भी ले जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है इसकी भी, आंसर्स भी उस बिल्कुल उसके नीचे दिए हुए हैं। तो बहिर्मुखी में दोस्तों जितने आंसर चुना है बी ऑप्शन उसका सही है, बाद बाकी सबका गलत है भाई। 14 हो गए और 15 हो जाने पर आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, थू में कौन सा अव्यय है, थू, थू है तेरी जिंदगी पर। ठीक है भाई, यानी किसी जिंदगी मतलब किसी की जिंदगी पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, थू है तेरी जिंदगी पर, थू है तेरे जैसे लोगों पर, थू है तेरी सोच पर, ऐसे बोलते हैं ना भाई, बहुत बहुत गंदे लोग हैं जो बोलते हैं ऐसे भाई। तो थू में कौन सा अवयव है दोस्तों, इसमें एक देखिएगा यहाँ विस्मादी बोधक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा इसमें, तो इसमें कौन सा विस्मादी बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लड़का रोटी खाता है में कौन सा वाच्य है, लड़का रोटी खाता है। देखिए दोस्तों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना वाच्य। ठीक है भाई, तो कौन सा है इनमें से, जब कर्म के द्वारा बदले, ठीक है, जब क्रिया कर्म के द्वारा बदले तो कर्मवाच्य है, जब कर्ता के द्वारा बदले तो कर्ता, और जब भाव के द्वारा बदले तो भाववाच्य। यहां पर देखिएगा लड़का की जगह लगाइएगा लड़की। ठीक है भाई, लड़की रोटी खाती है, अब लड़की यानी कि हमने कर्ता बदला है, क्रिया खुद ब खुद बदल गई, तो कौन सा वाच्य है, कर्ता बदला तो कृतवाच्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, वाक्य किस काल में है, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। कमेंट करिएगा सभी लोग।
सही आंसर हो जाएगा पूर्णभूत, क्योंकि श्री कृष्ण कंस का दोस्तों वध कर चुके, यानी श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राजन ने नाई से बाल कटवाए, वाक्य में कौन सी क्रिया है? राजन ने यानी राजा ने नाई से बाल कटवाए, यानी कार्य किसी दूसरे पर कराया। जब कार्य किसी दूसरे पर कराया जाता है तो वहां पर कौन सा होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। जिसने सेलेक्ट किया है सही है भाई, दूसरे से जब आप काम करवा रहे हैं कोई तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। सीता ने जंगल जाने से पहले खाना खा लिया था। भाई जंगल वो तब गई तब वो पहले क्रिया खाना खा चुकी थी, तो वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई भाई। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, चार आदमी में कौन सा विशेषण है? चार आदमी, चार आदमी वहां गए भाई, चार आदमी, हम चार आदमी थे, बाजार गए, ठीक है, हम चार लोग थे, ठीक है भाई, हम 10 आदमी थे। जब संख्या का बोध हो तो वहां पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विशेषण संख्यावाचक, याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हिमालय में कौन सी संज्ञा है? हिमालय, भाई एक का बोध हो रहा, ठीक है भाई, एक ही तो हिमालय, 10 थोड़ी ना है, तब एक का बोध होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है जिसने जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, नेक्स्ट है 21 नंबर, और टाइप भी चेंज कर दिया है, ठीक है भाई। आज 2 से 3 प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, टाइपिंग वाले ने भी हद ही कर दिया आज कति, ठीक है, 3 प्रकार से टाइप करके दिया मुक टेस्ट भी। हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, कल आपको बताया था हिंदी की कितनी बोलियां, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, कल बताया था मैंने आपको हिंदी की कितनी बोलियां हैं, ठीक है भाई। तो हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। दोस्तों पिछले 5 मूक टेस्ट आप सभी को इस वीडियो के आई बटन में ऐड करके दे दिए गए हैं, तो पिछले मार्क मतलब 5 मूक टेस्ट भी आप जरूर देखें, ठीक है। तो हिंदी की जितनी बोलियां हैं उनके वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसके लिए पूर्वी हिंदी है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है भाई, लिखा हुआ है आंसर भी नीचे। ब्रज भाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? सवाल नंबर 22। ब्रज भाषा कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, ए ऑप्शन सही है। मैच करते रहिएगा अपने। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? मगही कौन सी उपभाषा की बोली है? सवाल नंबर 23। जल्दी से करिएगा आंसर। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर यदि आपने दिया है बी ऑप्शन, तो सही आंसर है भैया आपका, बिहारी की उपभाषा है मगही। अगला क्वेश्चन है, पुरानी बांग्ला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पुरानी बांग्ला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सवाल नंबर 24। भाई सही आंसर है, ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पुरानी बांग्ला को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया जाता है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश या निर्देश का वर्णन किया जाता है? सवाल नंबर 25। दोस्तों राइट आंसर है 351 में, सी ऑप्शन सही है भाई। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए 26 नंबर, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? ये कल भी क्वेश्चन पूछा था और आज भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है भाई। तो 26 का राइट आंसर आपके लिए रहेगा भाई, नागपुर भारत में हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? कल दूसरा पूछा था भाई, आज पहला और दूसरा दोनों हैं। तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका आंसर मैंने बताया था पोर्ट लुइस मॉरिशस, ए ऑप्शन सही है दूसरे वाले के लिए, और पहले वाले के लिए नागपुर भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? सवाल नंबर 28।
हिंदी विश्व में चौथे स्थान पर है, बोले जाने के मामले में तीसरे पर अंग्रेजी है, पहले पर चीनी मदारी है। चलिए, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? सवाल नंबर 29। चलिए, चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों जो हुआ था पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाराम्बिरो, सूरीनाम में। अगला क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? सभी सम्मेलन इसमें शामिल हैं, तो तीसरे का हुआ था दोस्तों नई दिल्ली, भारत में। जल्दी जल्दी कवर करा दूं, बहुत कम लोगों को इसको पता होगा। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर है इसके लिए जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, लंदन, ब्रिटेन में। जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूं इनको, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होगा भाई। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पूछा जाता भाई। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का मतलब प्रयोग हुआ है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, उपकार में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों 35 नंबर का राइट आंसर है बूढ़ा से बनाया गया। बुढ़ापा, बुढ़ापा का क्या होता? भाव होता भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है। तो 36 नंबर का दोस्तों ये है अवतरण, बी ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं? आज का ये टेस्ट आप सभी लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, उद्देश्य और विधेय। 37 में से कितने सही हुए आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। कल फिर से आप सभी को नया टेस्ट दिया जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।